नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बेहद दिलचस्प सफर पे चलेंगे। विषय है भारतीय संविधान की वास्तुकला, यानी इसका मास्टर ब्लूप्रिंट। दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा कोई रातों रात खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि इस महान इमारत को अपनी शक्ल लेने में करीब 150 सालों का वक्त लगा। 1773 से लेकर 1950 तक की ये पूरी टाइमलाइन सच में बहुत कुछ कहती है। चलिए इस ऐतिहासिक इमारत की नींव में उतरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आखिर बना कैसे? आमतौर पर लगता है कि कहानी 1946 में संविधान सभा बनने के साथ शुरू हुई, लेकिन ऐसा है नहीं। असल में इस विशाल कानूनी ढांचे की नींव उन कानूनों में छिपी थी जिन्हें एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये एक एक ईंट रखकर बनाई गई इमारत है जिसने धीरे धीरे एक संप्रभु राष्ट्र का रूप लिया। इस पूरी वास्तुकला को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, कंपनी से ब्रिटिश क्राउन तक। दूसरा, सुधार और सत्ता का संघर्ष। तीसरा, संविधान सभा का ऐतिहासिक गठन। चौथा, संविधान की प्रमुख निर्माण समितियां। और आखिर में इसे याद रखने की एक खास ट्रिक। तो आइए सबसे पहले दौर की बात करते हैं, कंपनी से ब्रिटिश क्राउन तक। देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर नकेल कसने की पहली बड़ी ब्रिटिश कोशिश थी। इसी में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर कंपनी पर पकड़ और मजबूत कर दी। और 1813 के चार्टर एक्ट ने तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकारी खत्म कर दिया और ईसाई मिशनरियों की एंट्री खोल दी। तो ये शुरुआती कानून ही वो बुनियादी ढांचा थे जिस पर आगे चलकर बहुत कुछ बनना था। सफर थोड़ा और आगे बढ़ता है 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट्स तक। 1833 में क्या हुआ? कानून बनाने की पावर का केंद्रीकरण कर दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक बने भारत के पहले गवर्नर जनरल। वहीं 1853 वाले एक्ट ने विधायिका और कार्यपालिका को अलग अलग कर दिया। और हाँ, योग्यता के आधार पर सिविल सर्विस एग्जाम की शुरुआत भी यहीं से हुई। ये सारे कदम ना आधुनिक प्रशासन के एकदम शुरुआती ब्लूप्रिंट की तरह काम कर रहे थे। लेकिन फिर आता है 1858 और यहाँ एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट होता है। 1857 की क्रांति के ठीक बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। नतीजा, ईस्ट इंडिया कंपनी का गेम ओवर। भारत की पूरी सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी वहाँ की राजशाही के हाथों में चली गई। प्रशासनिक वास्तुकला के लिहाज से ये सच में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, सुधार और सत्ता का संघर्ष। इस दौर में 1861 और 1892 के भारतीय परिषद अधिनियमों को देखना बहुत जरूरी है। 1861 में पहली बार विधायी परिषद में भारतीयों को नॉमिनेट किया गया और पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू हुआ। फिर 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई और भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का थोड़ा सा हक मिला। ये बदलाव भले ही बहुत छोटे लगे, लेकिन ये उस विशाल ब्रिटिश किले में एक छोटी सी खिड़की खोलने जैसा था जहाँ से रोशनी अंदर आ रही थी। इसके बाद बारी आती है 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार की। इसके जरिए विधायी परिषद का दायरा तो बढ़ाया गया, लेकिन इसका सबसे प्रभावशाली और दूरगामी प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत। इसने आगे चलकर भारतीय राजनीति के पूरे ढांचे पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। इस पूरे प्रशासनिक ढांचे में एक शब्द बार बार आता है, द्वैध शासन या डायरकी। 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसने प्रांतों में ये सिस्टम लागू किया। इसका सीधा सा मतलब था एक दोहरी व्यवस्था जहां विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांट दिया गया था। साथ ही इसी कानून ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की भी शुरुआत की। ये एक काफी जटिल लेकिन बहुत अहम तकनीकी माइलस्टोन था। पर अब हालात बदलने लगे थे। भारत के भविष्य के निर्माता अब केवल ब्रिटिश रियायतों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। 1927 में जब संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आया, तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके जवाब में जो हुआ वो इतिहास है। साइमन गो बैक का जोरदार नारा गूंज उठा। इस गुस्से ने साफ कर दिया कि भारत के भविष्य का नक्शा भारतीय खुद उस ड्राफ्टिंग टेबल पर बैठकर ही बनाएंगे। और इसके बाद तो जैसे भारतीय प्रस्तावों की झड़ी लग गई। 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, जो असल में भारत के लिए पहला लिखित संविधान मसौदा था। फिर 1930 से 1932 तक लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और 1932 में ही महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच वो ऐतिहासिक पूना पैक्ट हुआ, जिसने दलितों के लिए आरक्षित सीटों का अहम रास्ता साफ किया। इन सारी राजनीतिक उथल-पुथल का फाइनल रिजल्ट था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं, बल्कि एक बहुत विशाल ब्लूप्रिंट था। इसमें संघीय व्यवस्था, प्रांतों को स्वायत्ता और संघ लोक सेवा आयोग जैसी चीजें शामिल थीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वतंत्र भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे इसी 1935 के एक्ट से प्रेरित है। ये ब्रिटिश राज का तैयार किया आखिरी बड़ा खाका था। अब आते हैं तीसरे और सबसे खास दौर पर, संविधान सभा का ऐतिहासिक गठन। सभा के बनने से ठीक पहले अंग्रेजों ने कुछ आखिरी कोशिशें की जो फ्लॉप रहीं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया डोमिनियन स्टेटस का ऑफर लेकर, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया। 1945 में वेवल योजना और शिमला सम्मेलन भी बेनतीजा रहे। अंततः 1946 में आया कैबिनेट मिशन और इसी मिशन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसने भारत के निर्माण को फाइनली हरी झंडी दे दी।
तो 1946 वो साल था जब आजाद भारत का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 9 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। इस पूरी सभा को एक दिशा देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। बस यहीं से एक नए युग की शुरुआत हो गई। चौथा हिस्सा है संविधान की प्रमुख निर्माण समितियां। अब इस विशाल इमारत को बनाने के लिए अलग अलग टीमों यानी समितियों की जरूरत थी। एग्जाम के नजरिए से देखें तो इनके अध्यक्षों का नाम याद रखना बहुत काम आता है। संघ शक्ति और संघ संविधान समिति का जिम्मा जवाहरलाल नेहरू के पास था। वहीं प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकारों जैसी भारी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाली। कामकाज सुचारू रखने के लिए संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी और ध्वज समिति को लीड किया JB कृपलानी ने। लेकिन इन सारी समितियों में जो सबसे अहम थी वो थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को बनी इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। पूरे के पूरे संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने का ये बेहद जटिल काम इसी समिति के कंधों पर था। डॉक्टर अम्बेडकर की दूरदृष्टि और उनका गहरा कानूनी ज्ञान ही था जिसने उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार बना दिया। जब ये महानिर्माण कार्य पूरा हो गया तो 2 तारीखें सामने आती हैं जिनमें अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। पहला 26 नवंबर 1949, ये वो दिन था जब संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया यानी अंगीकृत किया गया। और दूसरा कदम 26 जनवरी 1950, जब इस पूरे संविधान को देश भर में लागू कर दिया गया और इसी के साथ ये पूरा कंस्ट्रक्शन फेज ऑफिशियली पूरा हुआ। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, परीक्षा के लिए विशेष ट्रिक्स। इतने सारे ऐतिहासिक घटनाक्रमों को क्रम से याद कैसे रखें, इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस एक लाइन याद रखनी है, साइमन नेहरू गोलमेज पूना 1935 क्रिप्स कैबिनेट। जी हाँ, 1927 के साइमन कमीशन से कहानी शुरू होती है और 1946 के कैबिनेट मिशन तक एकदम सही सीक्वेंस में जाती है। इस एक ट्रिक से ये पूरा टाइमलाइन दिमाग में छप जाता है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात सामने आती है। ब्रिटिश साम्राज्य ने जो कानून अपनी सत्ता को मजबूत करने और कंट्रोल बनाए रखने के लिए बनाए थे, आखिर उन्हीं कानूनों ने एक स्वतंत्र भारत की नींव कैसे रख दी? ये इतिहास का एक बेहद दिलचस्प विरोधाभास है। कंट्रोल के उन्हीं औजारों को धीरे धीरे सुधारा गया, ढाला गया और अंततः एक संप्रभु गणराज्य के सबसे मजबूत कानूनी आधार में बदल दिया गया। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। ये सफर साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे एक महान लोकतांत्रिक ढांचा समय और संघर्ष की भट्टी में तपकर ही निखरता है।